गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से अभी भी जो स्कूल्स हैं वो ओपन नहीं हो पाए हैं, तो हम लोगों की जो स्टडी है वैसे ही कंटिन्यू रहेगी जैसे हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। आपको नोट्स जो हैं अवेलेबल करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो आप कॉपी में नोट करेंगे, एंड उनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है उनको वीडियोस के फॉर्म में आपको सेंड कर दिया जाएगा। बच्चे कुछ आए थे जिन्होंने अपना वर्क चेक करवाया है, बहुत से बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं ऑनलाइन क्लासेस के समय कि क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस हुई है, तो उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। आपको करना यह है कि जो वीडियोस आपको सेंड किए जा रहे हैं उसको संभाल के रखिए। कोई भी टॉपिक है जो आपको बताया जाए कि इम्पॉर्टेंट है उसे सबसे ज़्यादा संभाल के रखिए, और एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको दोबारा से जो है वीडियोस को देखिए, एंड वीडियोस देखने से पहले ट्राई करिए कि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं। सो दैट होगा क्या कि जब आप वो वीडियो देख रहे होंगे तो सामने आपके रिटन हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो आप अपनी हैंड राइटिंग में उसको देखते जाएंगे और जो एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जा रहा है वो आप फिर समझ पाएंगे। एंड एक रफ कॉपी साइड में रखेंगे तो कोई रिएक्शन है या कुछ है जो आपको एक्सप्लेन करी गई वो आप खुद से तुरंत ही सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये रिएक्शन, हाँ ये कैसे हुई, तो आपको वो माइंड में रहेगी। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपने पढ़ा और उसके बाद फिर आप सब भूल जाओगे। तो अभी जो नया सिलेबस है वो स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। हम लोग फिर से जो है थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन जो आपने पढ़ा था, क्योंकि जून में छुट्टियां हो गई हैं, इस बीच कुछ लोगों ने रिवीजन किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो हम लोग एक क्विक रिवीजन जो है चैप्टर का करेंगे। तो जो मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर रिवीजन में वो है बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जैव अणु। तो सबसे पहले जो लोग देख चुके हैं वीडियोस वो ये ना सोचें कि फिर से देखेंगे तो बोर हो रहे हैं। इसमें आपको जो है एक क्विक रिवीजन है, तो आप लोग भी इसे उतने ही मन से देखिएगा जितना आपने पहले देखा था, और जो न्यू है वो इसको फिर से रिवाइज कर लें। देखिए, जो हमारा बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है, जो जैव अणु है, सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो बायो माने लाइफ, बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी वर्ड जो होता है वो लाइफ से रिलेटेड होता है। यानी कि यहाँ पर जो हम केमिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे लाइफ से रिलेटेड हैं, यानी कि जिनकी वजह से हमारी बॉडी में लाइफ होती है या लाइफ मेंटेन रहती है, जो ज़िंदगी होती है जो वो बनी रहती है। कौन कौन से ऐसे अणु हैं जिन्हें जैव अणु कहा जाता है, बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हम सबको पता है कि जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मिलता किस में है कार्बोहाइड्रेट? जो शुगर्स होती हैं हमारी, जितनी भी शर्कराएं हैं वही हमारी क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट होती हैं। आपने सुना भी होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सब हमारे जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में आते हैं। देन सेकेंड जो हमारा बायोमोलिक्यूल है इंपॉर्टेंट वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि आपको पता है ये हमारा जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में कहीं कोई सेल जो कोशिकाएं होती हैं वो जो टूट जाती हैं तो उनकी रिपेयरिंग के लिए या हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है वो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन थर्ड हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल है वो है एंजाइम। आपने पढ़ा होगा अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि हमारे जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो जो खाना जब पचाया जाता है, जब उसको डाइजेशन करना होता है, उसको डाइजेस्ट करना होता है, तो कई तरह के जो जूस होते हैं, कई तरह के जो अम्ल होते हैं वो शरीर में उत्पन्न होते हैं वहाँ पर, या फिर पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, और वो हमारे खाने के पाचन में यानी कि फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद है आपका विटामिन। विटामिन जो होते हैं आपके ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं या ऐसे जैव अणु हैं आपके विटामिन, जिनमें क्या होता है, जिनमें आपकी जो बीमारियां होती हैं, रोग जो होते हैं यानी कि डिजीज़, इनसे फाइट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन पावर को इंक्रीज़ करते हैं। आपके पास एक विटामिन की टेबल भी आपको देखने को मिलेगी इसमें, जिसमें अलग अलग विटामिन्स का जो यूज़ है वो हमारी बॉडी में अलग अलग बताया गया है। कि जैसे कि विटामिन सी की वजह से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है, बेरी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, आपने कई बीमारियों के नाम सुने होंगे। तो विटामिन जो होते हैं वो हमें इन सारी चीज़ों से क्या करते हैं, बचाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीएनए और आरएनए आपने पढ़ा होगा। बॉडी में डीएनए होता है, आरएनए पाया जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। एंड लिपिड और हार्मोन्स ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन के बाद एंजाइम और विटामिन। ये जो हमारे चार है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था लेवाशिए। लेवाशिए के अनुसार जीवन क्या है, बहुत सी जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं का परिणाम है। मतलब सिंपली इन्होंने कहा था कि लाइफ इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस विच आर हैपनिंग इन आवर बॉडी। According to Lavoisier, life is a consequence of several complex reactions. In all the living beings, some specific chemical reaction do occur and they are in dynamic equilibrium with each other. मतलब हर इंसान में, हर शरीर में क्या होती हैं, ये सारी जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं ये हुआ करती हैं और इनकी वजह से ही हमारी जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है। अब क्योंकि ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये किसकी वजह से हो रही हैं, ये हमारी लाइफ इस पर डिपेंड कर रही है हमारी। तो इसलिए इन सारी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए यहाँ पे लिखा जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बायोकेमिकल क्यों? क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड है ना, लाइफ से रिलेटेड है। और इन रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स, जो अणु पार्टिसिपेट करेंगे, जो भाग लेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पर ये टेबल जो है मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो टेबल यहाँ पर गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन डेफिनेशन पे आते हैं। सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन अथवा वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कि ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहीं पर आप डेफिनेशन जब पढ़ रहे हैं तो इसको ब्रेक कर लीजिए। पॉली माने होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, और हाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप, जो यानी कि यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोक्सी क्या होंगे, एल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन। यानी कि ऐसा आपके सामने फॉर्मूला आने वाला है एल्डिहाइड या फिर कीटोन का, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। along with all those substances which yield these on hydrolysis and contain at least one asymmetric carbon are termed as carbohydrate। या फिर वो सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दोज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर एक जो सबसे अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ग्लूकोज का एग्जांपल दिया हुआ है, CHO ग्रुप। अगर आप पहचान पाए तो CHO ग्रुप जो होता है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और ये क्या होगा, ये एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और इसमें देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात चल रही है, यानी कि OH ग्रुप की बात चल रही है। देखिए कितने OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो एक होता तो मोनो कह देते, 2 होता बाय कह देते या डाई कह देते, 3 होता ट्राई कह देते, 4 होता टेट्रा। लेकिन जब 2 से ज़्यादा हमारे बढ़ जाती कोई चीज़ तो हम उसे पॉली मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉली। पॉली माने क्या होता है, बहुत सारे। तो यहाँ ये ग्लूकोज का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें क्या है, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें बहुत सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप। और साथ में इसने एक बात और कही कि एक एसिमेट्रिक कार्बन ज़रूर होगा। एसिमेट्रिक यानी असममित कार्बन किसे कहते हैं, आपने जब आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी यानी समव्यवता पढ़ी होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समव्यवता, तो उसमें आपको बताया जाता था कि ऐसा कार्बन परमाणु, ऐसा कार्बन एटम, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने कार्बन लिखा, इसकी 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 4, 4 चीज़ों से कार्बन बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियों में जो एटम जुड़ा हो या कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हो, कोई समूह जुड़ा हो, वो भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, डिफरेंट हो। व्हेन ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विद 4 डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, देन द टाइप ऑफ कार्बन विल कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। जब किसी कार्बन के चारों संयोजकताएं विभिन्न प्रकार के समूह या परमाणुओं से पूरी करी जाती हैं तो ऐसे कार्बन को असममित कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन अगर आप देख रहे हैं, इस कार्बन को देखिए, इसके एक तरफ क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसके दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसके तीसरी तरफ क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके चौथी वैलेंसी किससे पूरी है, एक कार्बन से। तो 1 2 3 4 ये चारों समूह क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए ये जो कार्बन होगा, दूसरा वाला जो कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ पर क्या है, असममित कार्बन है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, एक
कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। इसमें क्या है, तो वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन में क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो मुख्यतः जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं शुगर्स, दूसरे होते हैं नॉन शुगर्स या फिर जिन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो एक होती हैं शुगर्स को कहते हैं शर्कराएँ, और एक होती हैं अशर्कराएँ या फिर पॉलीसैकेराइड। तो ये देखिए, ये हमारी हैं शर्कराएँ यानी कि शुगर्स, और पॉलीसैकेराइड या अशर्कराएँ। फिर आते हैं शर्कराएँ। शर्कराओं को भी हम क्या कर सकते हैं, यानी कि शुगर्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोसैकेराइड में और ऑलिगोसैकेराइड में। देखिए, ये मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। अब शर्करा यानी कि शुगर होती क्या है, तो शुगर्स क्या होती हैं, ये क्रिस्टलीय, रंगहीन, ठोस, जल में विलय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। शुगर्स आर क्रिस्टलाइन, कलरलेस, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट। शुगर्स क्या होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, कलरलेस होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे और स्वीट होते हैं टेस्ट में। आप घर में ऐसे यूज़ भी करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, हमारी शुगर्स के टाइप होते हैं। आप कह रहे हैं कि जो शुगर्स होती हैं इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, दो क्लास इनकी भी होती हैं। एक होते हैं मोनोसैकेराइड, एक होते हैं ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड ऐसी शुगर्स को कहा जाता है, मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कांट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। आपने जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी तो आपने एक चीज़ पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर, जिनका जल अपघटन करने पर हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हों। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो मोनोसैकेराइड होंगे, मोनोसैकेराइड पहले से ही क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, पहले से ही जल अपघटित होते हैं। यानी कि मोनोसैकेराइड शुगर्स को, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को आप और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, आप इसका जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। आप पानी से इसकी रिएक्शन कराने जाओगे, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन इसकी वाटर के थ्रू कराओगे तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट शुगर होती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है एक, और सैकेराइड माने शुगर, तो एक ही शुगर इसमें प्रेजेंट होती है। तो मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। देखिए, मोनोसैकेराइड ये वे सरलतम शर्कराएं हैं जिनका सरल कार्बोहाइड्रेटों में जल अपघटन नहीं होता है, यानी कि ये होती ही एक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल में कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज, जिसको हम एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। अब एल्डोहेक्सोज इसका नाम क्यों पड़ा, हर एक चीज़ का हमें रीज़न पता होना चाहिए केमिस्ट्री में। तो देखिए, क्योंकि ग्लूकोज में जो ग्रुप पाया जाता है वो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और हेक्सा का मतलब होता है 6, ओज माने होता है OH ग्रुप। अभी आपको ग्लूकोज का जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था तो उसमें आपको काउंट कराए गए थे, जो इसमें 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एल्डोहेक्सोज। एल्डो क्यों, एल्डिहाइड ग्रुप है, और हेक्सो क्यों, क्योंकि इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये एल्डोहेक्सोज हो गया। इसी तरह से दूसरी जो हमारी शुगर है मोनोसैकेराइड, देखिए फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, इसका नाम होता है फ्रक्टोज, लेकिन इसको क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज। क्यों, क्योंकि इसमें जिस तरह से ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, वैसे ही जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, तो इसीलिए इसको फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज। हेक्सोज क्यों, क्योंकि 6 कार्बन प्रेजेंट है। इसके अलावा एरिथ्रोज या एल्डोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज क्यों, एल्डिहाइड ग्रुप है, टेट्रा क्योंकि 4 आपके कार्बन होंगे, देखिए 4 कार्बन है फॉर्मूले में। इसी तरह से यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड या फिर एल्डोट्रायोज, इसका नाम क्या पड़ गया, एल्डोट्रायोज क्यों, एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप है, ट्रायोज क्योंकि 3 कार्बन है। और ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, सबसे सरलतम क्या होती है, शर्करा होती है। इसके बाद हमारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं, इन्हें हम फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आ गई पहली कैटेगरी एल्डोज, दूसरी कीटोज। अभी आपने नाम भी पढ़ा। एल्डोज क्या होंगे, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा जैसे कि ग्लूकोज, और कीटोज जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा जैसे कि फ्रक्टोज। तो ये था हमारा, हमने पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक शुगर्स, दूसरे नॉन शुगर्स। फिर हमने शुगर्स यानी शर्कराओं को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या पढ़ी हमने, जिनका हम क्या नहीं कर सकते हैं, सिंपलेस्ट शुगर में, यानी कि जल अपघटन करके, हाइड्रोलिसिस करके, और सिंपल शुगर में जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और सरलतम शर्करा में परिवर्तित
नहीं कर सकते हैं। उसी मोनोसेक्राइड को हम फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है एल्डोज और दूसरा है कीटोज। ध्यान देते जाइएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसी तरह से आपको टिक करके नोट्स भी दिए गए होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है, आप बोर्ड के पेपर उठा के देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज़ देयर क्लासिफिकेशन, तो आपको अच्छे से क्लासिफाई करके एग्जाम्पल के साथ आना है। तो पहला था मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एल्डोज कीटोज। नाउ कम टू ऑलिगोसेक्राइड। चलते हैं, चलिए देखिए। अब आपने मोनोसेक्राइड अगर ध्यान से पढ़ लिया कि ऐसी शुगर्स या ऐसी शर्कराएं जिनका आप क्या नहीं करा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे भी तो वो और सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी, मोनोसेक्राइड होती है। तो ऑलिगोसेक्राइड क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, ऐसी शुगर्स जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, मिलते हैं। देखिए, ऑलिगोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइज यील्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। यानी कि अब आप ऐसी शुगर्स पढ़ने जा रहे हैं जिनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, जिनका जल अपघटन पॉसिबल है, और ये हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर हमें क्या देती हैं, हमें 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड देंगी। ठीक है, देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारे। तो ऑलिगोसेक्राइड तो वे कार्बोहाइड्रेट हो गए जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड के अणु प्राप्त होते हैं। अब ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं, ये भी जल में विलय होंगे तथा स्वाद में मीठे होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है ये एक तरह की शर्कराएं ही, ये भी एक तरह की शुगर ही होती है। लेकिन बस इनकी आप क्या कर सकते हो, इनकी आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, जल अपघटन करा सकते हो, और जल अपघटन कराने पर आपको मिलेगा क्या, जल अपघटन कराने पर आपको मिलेंगे और ज़्यादा मोनोसेक्राइड। कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, 2 से लेकर 10 तक। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो देखिए, एक इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सुक्रोज। आपने सुना भी होगा, सुक्रोज जो है उसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 1 मॉलिक्यूल हमें मिलता है ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल मिलता है हमें फ्रक्टोज का। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लैक्टोज। लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, देखिए जल से अभिक्रिया करा रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी क्या सेम है, C12H22O11 जितना सुक्रोज का है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। लेकिन जब आप लैक्टोज का कराते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, जो लैक्टोज शुगर है ये मिल्क में पाई जाने वाली, यानी दूध में पाई जाने वाली शर्करा यानी कि शक्कर होती है, ये दूध में पाई जाती है लैक्टोज शुगर। लैक्टिक एसिड शायद आपने नाम सुना भी होगा, तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो इसी लैक्टोज की वजह से बनता है, फॉर्म होता है दूध में। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और है रेफिनोज। रेफिनोज में देखिए क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हमें 3 मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं, 3 आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं या 3 आपको फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। फिर इसी तरह से आपके पास एक और है स्टैकियोज। स्टैकियोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, तो आपको 4 मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं। तो अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि हमारे पास कुछ ऐसी शुगर्स होती हैं जिनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, जिनका जल अपघटन हम करा सकते हैं, और इनका जल अपघटन कराने पर 2 या 2 से ज़्यादा हमें जो है सिंपलेस्ट शुगर मिलती हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड जो है वो प्राप्त होते हैं, और ऐसी शुगर्स को हम ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं। तो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, जो आपको जितने मोनोसेक्राइड मिलेंगे उसके आधार पर, उसकी बेसिस पर हम इसे फिर से क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑलिगोसेक्राइड को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब आपको एक ऑलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल किसके मिले, मोनोसेक्राइड के मिले, तो आप उसको क्या कहोगे, डाइसेक्राइड। 2 सेक्राइड यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी तरह से जब आप किसी ऑलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे, जल अपघटन कराओगे, तो आपको अगर 3 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल मिलते हैं तो आप उसको क्या कहोगे, ट्राइसेक्राइड। इसी तरह से 4 मिलेंगे तो टेट्रासेक्राइड, 5 मिलेंगे पेंटासेक्राइड। तो आपको 2 से लेकर के 10 तक आपको क्या मिल सकते हैं, आपको मोनोसेक्राइड्स मिल सकते हैं। कब? जब आप किसी ऑलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराते हो। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है, जो थे हमारी शुगर्स। शुगर्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड को हमने और डिवाइड कर दिया था डाइसेक्राइड में, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। और जो मोनोसेक्राइड थे उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक एल्डोज, दूसरा कीटोज। एल्डोज वो जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोज वो जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा।
अब चलते हैं हमारी जो नॉन शुगर्स हैं, जो अशर्कराएं हैं, या जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड यानी कि नॉन शुगर्स। नाम से ही पता चल रहा है, नॉन शुगर्स यानी अशर्करा होने का मतलब है कि जो शुगर की जो क्वालिटी होती है, जो शक्कर की जो खासियत होती है, क्या मीठा होना उसका, वो इनमें नहीं पाई जाएगी। क्या होते हैं ये? कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु देते हैं। पॉलीसैकेराइड इनका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या करते हैं, जब इनका हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, जब इनकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, तो हमें एक बार में बहुत सारे जो हैं वो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड। लेकिन हमने कहा क्योंकि ये नॉन शुगर्स हैं तो इनमें शुगर की क्वालिटी नहीं होगी। कैसे? देखिए, ये क्या होते हैं, ये अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में अविलय होते हैं, और अधिकांश पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C6H10O5 होल पावर n। यहाँ पे जो आप पावर n देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये जो n है ये नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है कि n मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यानी कि n अणु हो सकते हैं। n तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। फिर इन्होंने अब इसके एग्जाम्पल में क्या दिया है, स्टार्च। स्टार्च अगर आपको पता हो, जैसे पोटैटो में, और आपके जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, यानी कि ये पेड़ से मिलने वाली शर्करा है, पेड़ों से मिलने वाली क्या है, शक्कर होती है। इसके अलावा सेलुलोज, सेलुलोज जो है आपकी ग्रासेस, घास में पाया जाता है। सेलुलोज जो है आपके जो फाइबर, जो ग्रासेस होती हैं, जो भूसा वगैरह जो गाय वगैरह खाती हैं, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए जो है इसको हमें 2 बार क्या करना पड़ता है, 2 बार चबाना पड़ता है। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, जुगाली करना हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेंट जो होते हैं हमारे, जो ऐसे जानवर जिनके जो पेट होता है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, तो हम लोग इसे पचा नहीं सकते हैं, केवल वही लोग पचा पाते हैं। और ऐसा करने के लिए पहले वो एक बार खाना खा के उसे पचाते हैं, फिर उसको फिर से मुंह में ला करके फिर से उसे क्या करते हैं, फिर से चबाते हैं, जिसको जुगाली करना या रूमिनेशन कहते हैं। तो सेलुलोज हो गया हमारा पॉलीसैकेराइड। फिर आते हैं डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन भी एक ऐसी शुगर है जो पॉलीसैकेराइड होती है। पॉलीसैकेराइड को हम फिर से क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होंगे हमारे क्या, होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा होगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमो और हेट्रो, होमो वर्ड का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। नाम से ही पता चल रहा है कि होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा, ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पर, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना कि नॉन शुगर्स और पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जो जल अपघटन कराने पर, हाइड्रोलिसिस कराने पर बहुत अधिक अणु देते हैं। वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर बहुत सारे आपको मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मिलते हैं। तो ये जो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, हो सकता है कि जब आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही शुगर के हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग फॉर्म हो रहे थे, तो हो सकता है कि आपने जब हाइड्रोलिसिस कराई तो जितने मॉलिक्यूल बने जो आपको मोनोसैकेराइड मिले वो सारे के सारे ग्लूकोज हों, या हो सकता है वो सारे के सारे क्या हो, फ्रक्टोज हों। तो इसके पर हम इसको फिर से 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो होमो का मतलब क्या होगा, नाम से ही समझ में आ गया कि ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जिनका जल अपघटन कराने पर हमें एक जैसे ही मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, उन्हें सम पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। तो होमोपॉलीसैकेराइड क्या हो जाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर टर्म्ड एज होमोपॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च, यहाँ पर ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H10O5 होल पावर n। इसके हाइड्रोलिसिस, अब क्योंकि ये n मॉलिक्यूल है तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर वाटर के मॉलिक्यूल भी कितना चाहिए, n चाहिए। हाइड्रोलिसिस कराई, देखिए n मॉलिक्यूल किसके मिल गए आपको, ग्लूकोज के मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कोई और शुगर है, नहीं है, सिर्फ एक शुगर ही है, वो है ग्लूकोज। इस वजह से ये क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड। तो हेट्रो क्या हो जाएगा, हेट्रो ठीक उल्टा, दे यील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड। ऐसे पॉलीसैकेराइड यानी कि ऐसी अशर्कराएं जिनका जल अपघटन कराने पर हमें एक से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणु क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। जिसमें यहाँ पे देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एनुलिन। एनुलिन जो है देखिए लिखा है, एनुलिन यील्ड्स चीफली फ्रक्टोज विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ग्लूकोज।
इनुलिन एक ऐसी शर्करा है जिसका जल अपघटन कराने पर हमें ज़्यादातर, चीफली माने मेन, जो मुख्य उत्पाद होगा वो फ्रक्टोज होगा विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज, और साथ में थोड़ा सा हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। देखिए हेट्रोपॉलीसैकेराइड, वे पॉलीसैकेराइड जो जल अपघटन कर 2 या 2 से अधिक प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाई देते हैं, उदाहरणतः इनुलिन, जो जल अपघटन करने पर मुख्यतः फ्रक्टोज तथा सूक्ष्म मात्रा में ग्लूकोज देती है। तो ये हमारे टॉपिक था जो कार्बोहाइड्रेट का आज हमने क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डीएल कॉन्फ़िगरेशन, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रिवाइज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन और मोनोसैकेराइड्स के बारे में, जो आपके टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड आपके सिलेबस में है, वो हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। तो अभी आप इतना इसको रिवाइज़ कर लीजिए। जिनके नोट्स नहीं कंप्लीट हैं वो इन नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम अभी भी अगर आ रही है तो वो आप मैसेज में आप सेंड करके उस प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बता भी सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।